हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 बायो क्लास 12 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की दूसरी हेडिंग द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के बारे में। ध्यान से समझिएगा। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है, इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय मेस्चर and the proposition for principle of inheritance by Mendel were almost at the same time। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डिस्कवरी न्यूक्लियन की हुई थी, जो कि मेस्चर ने किया था, और मेंडल ने जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, वे दोनों लगभग सेम टाइम पे दिए गए थे। ठीक है, थोड़ा 5-10 साल का अंतर है, लेकिन लगभग दोनों का टाइम क्या है, सेम है। तो इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय मेस्चर एंड द प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वेयर ऑलमोस्ट द सेम टाइम, बट दैट द डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल लुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन। ठीक है, लेकिन डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, इसकी डिस्कवरी जो है काफ़ी लंबे समय बाद हुई। डीएनए जो है वह एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, इसकी डिस्कवरी जो है काफ़ी देर बाद हुई। मेस्चर ने न्यूक्लियन को खोजा, मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बताया। इन दोनों की जो समय थे वो लगभग सेम टाइम में थे, लेकिन डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, इसकी डिस्कवरी जो है काफ़ी लंबे समय बाद हुई। बाई 1926 द quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached on the molecular level। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1926 में जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है, इसको मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंचाया गया। 1926 में द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस, जो क्वेस्ट था कि जेनेटिक इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म कैसे होता है, इसको मॉलिक्यूलर लेवल तक 1926 में पहुंचाया गया। ठीक है, तो आनुवांशिक वंशागत के जो आणविक आधार हैं, इसकी जो खोज है वह 1926 में हुई। बाय 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच द मॉलिक्यूलर लेवल। तो 1926 में जेनेटिक इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म को डिटरमाइन किया गया मॉलिक्यूलर लेवल तक। प्रीवियस डिस्कवरी बाय जॉर्ज मेंडल, वाल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन and numerous other scientists had narrowed the search of chromosome located in the nucleus of most cell। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो डिस्कवरी हुई ग्रेगर मेंडल के द्वारा, वाल्टर सटन के द्वारा, थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा और दूसरे वैज्ञानिकों की जो पहले की खोज थी, पहले की डिस्कवरी थी, उसी के बेस पर, ठीक है, उसी के बेस पर यह स्पष्ट हो सका कि जो क्रोमोजोम है वह मैक्सिमम सेल्स के न्यूक्लियस में मिलता है। क्रोमोजोम्स जो हैं वह सेल्स के कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियस में। क्रोमोजोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल। ठीक है, प्रीवियस जो डिस्कवरी थी
जो जॉर्ज मेंडल के द्वारा, वाल्टर सटन के द्वारा, थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा और ऐसे ही न्यूमरस अदर साइंटिस्ट, ऐसे ही अन्य वैज्ञानिकों ने जो डिस्कवरी की थी, उसके आधार पे, उसके बेस पे, हैड नैरोड द सर्च, उसके आधार पे कह सकते हैं क्रोमोसोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल। क्रोमोसोम है जो है वह मोस्ट सेल, अधिकांश सेल के न्यूक्लियस में स्थित होता है। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बी आंसर्ड, ठीक है। लेकिन यह प्रश्न कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है, इसका आंसर नहीं मिल सका। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल, कौन सा मटेरियल वास्तव में जेनेटिक है, हैड नॉट बी आंसर्ड, उसकी आंसर नहीं मिल सका, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि मेस्चर द्वारा न्यूक्लियन की खोज और मेंडल के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की खोज जो है यह लगभग सेम टाइम पे हुई थी। लेकिन जो डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, इसकी डिस्कवरी काफ़ी बाद में हुई, ठीक है। आनुवांशिक वंशागत के आणविक आधार की जो खोज है वह 1926 में हुई। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल लुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर एंड प्रूवन बाई 1926। ग्रेगर मेंडल, वाल्टर सटन, थॉमस हंट और दूसरे जो साइंटिस्ट थे, उनके रिसर्च के आधार पे यह प्रूव हो गया कि क्रोमोसोम जो हैं वह मैक्सिमम सेल्स के न्यूक्लियस में मिलता है, ठीक। अब लेकिन अब यह क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल सका कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसके लिए जो है एक्सपेरिमेंट किया गया ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, जो 1928 में किया गया, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल के सर्च के लिए जो प्रिंसिपल स्टार्ट हुई उसे कहेंगे ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल यह 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा किया गया। In 1928, Frederick Griffith, in a series of experiments with Streptococcus pneumoniae, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कई सारे एक्सपेरिमेंट किए एक के बाद एक। इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के साथ उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अब क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है क्या? बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है वह बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया के लिए जिम्मेदार है। इसकी वजह से निमोनिया होता है, लंग डिजीज होता है, ठीक है, जो मैक्सिमम बच्चों में देखा जाता है, छोटे बच्चों में निमोनिया। तो निमोनिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वह है आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक। ठीक है, विटनेस्ड अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उनको बैक्टीरिया के साथ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ,
विटनेस्ड अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साथ जो है आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ, मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज इन अ फिजिकल फॉर्म। उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया थे उनका फिजिकल फॉर्म चेंज हो गया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म। एक्सपेरिमेंट के दौरान लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थात बैक्टीरिया का फिजिकल फॉर्म ही चेंज हो गया। तो डीएनए के सर्च के लिए कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि नहीं है, इसके लिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया गया, जो कि 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसमें एक्सपेरिमेंट कई किए गए थे विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के साथ। बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया, जो कि निमोनिया के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, विथ स्टैंड ए मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनमें बैक्टीरिया के साथ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैज चेंज इन फिजिकल फॉर्म। ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है उनका फिजिकल फॉर्म चेंज हो गया, उसकी जो फिजिकल फॉर्म थी वह चेंज हो गई। आइए अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, समझे ध्यान से। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसको आप न्यूमोकोकस भी कह सकते हैं, बैक्टीरिया आर ग्रो ऑन ए कल्चर प्लेट। ठीक है, तो जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को अर्थात न्यूमोकोकस को कल्चर प्लेट पर ग्रो कराया गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को कल्चर प्लेट पर ग्रो कराया गया। ठीक है, कल्चर प्लेट पे उसको फूड दिया गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को, जिससे वह अपनी संख्या को बढ़ाएं, रिप्रोडक्शन किए और अपनी संख्या को इंक्रीज किए। तो व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया आर ग्रो ऑन ए कल्चर प्लेट, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनी वाइल अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनी। तो आप देख रहे हैं कि उसमें से कुछ बैक्टीरिया जो थे वह अपनी कॉलोनी जो तैयार किए वह स्मूथ शाइनी कॉलोनी था, जिसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया जो थे वह रफ कॉलोनी तैयार किए। तो सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनी एस वाइल अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनी आर। ठीक, अब प्रश्न है कि यह शाइनी कॉलोनी एस क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज द एस स्टेन बैक्टीरिया हैव ए म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट। ठीक है, तो जो एस कॉलोनी थी, जो शाइनी थी, जो चमकती थी, वह इसका कारण यह है कि जो एस स्टेन वाले बैक्टीरिया थे उनके पास म्यूकस स्रावित हुआ, म्यूकस कोट, पॉलीसेकेराइड का म्यूकस कोट बैक्टीरिया पर स्रावित हुआ, उन पर कोट बना, एक म्यूकस का कोट बना जो कि पॉलीसेकेराइड का था, जिसकी वजह से उसकी कॉलोनी में शाइनी आई। वाइल आर स्टेन डज नॉट, जबकि ऐसा आर स्टेन के साथ नहीं हुआ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में ग्रो कराया गया तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ने दो तरह की कॉलोनी तैयार की, एक स्मूथ शाइनी कॉलोनी एस और एक रफ कॉलोनी आर। अब ये जो स्मूथ शाइनी कॉलोनी एस थी वह म्यूकस कोट के कारण थी,
और वह म्यूकस कोट पॉलीसेकेराइड का बना था। ठीक, आगे देखें। माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्टेन वेरुलेंट डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर इस एस कॉलोनी वाले न्यूमोकोकस को माइस में इंजेक्ट करा दिया जाए, चूहे में लगा दिया जाए, चूहे के बॉडी में इंटर करा दिया जाए, तो यह एस स्टेन वाला जो है बैक्टीरिया वह वेरुलेंट हो जाता है और चूहे को मार देता है, चूहे में निमोनिया पैदा कर देता है। माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्टेन वेरुलेंट डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन। माइस में अगर एस स्टेन वाले बैक्टीरिया को इंटर करा दिया जाए तो माइस जो है वह निमोनिया इन्फेक्शन की वजह से मर जाता है। बट माइस इन्फेक्टेड विथ आर स्टेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। लेकिन जिस माइस में आर इन्फेक्टेड स्टेन को दिया गया वह उनमें निमोनिया डेवलप नहीं हुआ। देखें ध्यान से, आर स्टेन इंजेक्टेड इनटू माइस, जब एस स्टेन माइस में इंजेक्ट किया गया, माइस डाई, तो माइस जो है डेड हो गया। लेकिन जब आर स्टेन इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस में इंजेक्ट किया गया, माइस लाइव, तो माइस जिंदा है। यस स्टेन चूहे में लगाने पर चूहे मर जा रहे हैं, लेकिन आर स्टेन चूहों में लगाने पर चूहे जिंदा हो रहे हैं। ठीक, अब जो है आगे ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। ग्रिफिथ जो हैं गर्म करके बैक्टीरिया को मार दिया। ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया को गर्म किया जिससे वह क्या हो गए, मर गए। ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने देखा हीट किल्ड एसिस्टेंट बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। जब हीट किल्ड एस स्टेन वाले बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया जाता है, चूहों में लगाया जाता है, तो चूहे नहीं मरते हैं। He observed that heat kill resistant bacteria injected into mice did not kill them. उन्होंने देखा कि जब हीट किल्ड एस स्टेन वाले बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट करते हैं तो माइस मरते नहीं हैं। When, ठीक है, देखें ध्यान से, एस स्टेन जो कि क्या है, हीट किल्ड है, इंजेक्टेड इनटू माइस, माई लाइव, माइस जो है जिंदा है। अब उन्होंने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट, एस स्टेन जो कि हीट किल्ड है और आर स्टेन जो कि लाइव है, दोनों को मिक्स किया, ऐड किया। उसके बाद इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस में इंजेक्ट किया, माइस डाई। इस बार जो है माइस मर गया। अभी आपने पीछे देखा कि जब आर स्टेन को लगाते हैं तो माइस जो है जिंदा रहता है, एस स्टेन को लगाते हैं तो माइस डाई हो जाता है। लेकिन जब एस स्टेन को हीट किल्ड करके लगाते हैं तो माइस जिंदा रहता है। लेकिन इस एस स्टेन हीट किल्ड वाले को आर स्टेन लाइव वाले के साथ मिक्स करके जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस डाई हो गए। अकेले एस हीट किल्ड को लगा रहे हैं तो माइस जो है लाइव है, जिंदा है, और अकेले आर स्टेन लाइव को लगा रहे हैं तब भी माइस जिंदा है। लेकिन जब एस स्टेन हीट किल्ड और आर स्टेन लाइव को लगा रहे हैं तो माइस डाई हो जा रहा है। रीजन क्या है, देखिए ध्यान से। ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस एंड लाइव आर बैक्टीरिया
ठीक है, उन्होंने हीट किल्ड एस और लाइव आर बैक्टीरिया को जब माइस में इंजेक्ट किया, द माइस डाइड, माइस मर गए। मोर एवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस। उन्होंने मरे हुए चूहे के अंदर से, डेड माइस के अंदर से जिंदा एस बैक्टीरिया निकाला। ठीक है, लिविंग एस बैक्टीरिया। आप देख रहे हैं जब इंजेक्ट किया गया था तो एस बैक्टीरिया जो था वो डाई था, आर बैक्टीरिया जो था लाइव था। दोनों मिला के लगाने पे माइस डाई कर गया, लेकिन मरे हुए माइस के अंदर से एस बैक्टीरिया जिंदा निकल रहा है। जब इंजेक्ट किया गया था तो मरा हुआ था, एस लाइव था, आर लाइव था और एस मरा हुआ था। जब आर और एस को मिला के लगाया गया तो एस जिंदा हो जा रहा है। मोर एवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस। He concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria. उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि R strain बैक्टीरिया जो है had somehow been transformed, R strain बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया। R strain बैक्टीरिया जो था वो ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया बाई द हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया। हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया के वजह से आर स्टेन बैक्टीरिया जो कि माइस को डाइड नहीं कर पाते थे, जब हीट किल्ड एस स्टेन के संपर्क में आए तो यह हीट किल्ड एस स्टेन जो है आर स्टेन वाले को बदल दिया और आर स्टेन वाला जो है एस स्टेन वाले में बदल गया, जिससे माइस डाई हो गए। ही कंक्लूड दैट द आर स्टेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड। आर स्टेन बैक्टीरिया जो है ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया बाय द हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया की वजह से। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्टेन। कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो थे वे ट्रांसफॉर्म हो गए, बदल गए हीट किल्ड एस स्टेन के द्वारा। हैड इंडेड द आर स्टेन टू सिंथेसाइज ए स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट बिकम बर्लेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ उनमें रूपांतरित सिद्धांत, कुछ उनमें परिवर्तन हुआ। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्टेन। ठीक है, हीट किल्ड जो एस स्टेन है वह ट्रांसफर कर रहा है आर में। हीट किल्ड एस स्टेन से कुछ ऐसा चीज है जो ट्रांसफर हो रहा है आर में, जिसके कारण आर स्टेन जो है वेरुलेंट हो जा रहा है, पॉलीसेकेराइड कोट बना रहा है, जिसकी वजह से माइस डाई हो जा रहा है। तो सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हीट किल्ड एस स्टेन हैड इनेबल आर स्टेन टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट बिकम वेरुलेंट, जिसकी वजह से आर स्टेन जो है वह स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट को सिंथेसाइज कर रहा है और बिकम वेरुलेंट, और वह वेरुलेंट हो जा रहा है, मारने योग्य हो जा रहा है। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यह अवश्य ही जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर की वजह से हुआ है। जो हीट की एस स्टेन है उसने कुछ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया था आर स्टेन वाले में, जिसके कारण आर स्टेन जो है स्मूथ पॉलीसेकेराइड सिंथेसाइज करने लगा और वेरुलेंट हो गया और माइस में निमोनिया पैदा कर दिया। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यह जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर की वजह से ही हुआ है।
जो यस वाले ने आर में किया है। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। फिर भी आप देख रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिफाइन नहीं हो सका। यह एक्सपेरिमेंट यह नहीं बता पाया कि जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है। जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, क्या है, इसके बारे में इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जानकारी नहीं हो पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल में जो चीज़ ट्रांसफ़र हुई थी एस किल्ड, ठीक है, एस हीटेड से आर में, वो क्या थी, वो डीएनए थी, आरएनए थी कि प्रोटीन थी, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।